तो वो जो है जब टनल खोदी जाती है उसके साथ साथ उसको जो है मजबूत करने के लिए उसको जो है, ताकि वो ऊपर वाला जो लूज है नीचे ना गिरे, उसको पैक करते हुए चलते हैं। अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रैप ही है, आपको ये सूचना दे दी गई कि ऐसा होने वाला है, और माना कि ये सूचना नहीं भी दी जाती तब भी सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां नहीं है। अभी भी हम जो यहाँ देख रहे हैं कि वही सब चल रहा है। नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और इन दिनों आप एक मसले पर बहुत ज्यादा सुन देख और समझ रहे होंगे। वो मसला दरअसल है उत्तरकाशी टनल कोलैप्स। यानी उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 10 से 11 दिन हो चुके हैं। 11वां दिन आज है और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि 48 से 46 घंटे और उसके बाद एक खुशखबरी मिलेगी। यानी जो 41 मजदूर उस पूरी सुरंग में फंसे हुए हैं वो सकुशल बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि ये हादसा हुआ कैसे? आखिरकार काम करते करते कैसे वो 41 मजदूर उस सुरंग में फंस गए? 10 दिन लग गए। क्या आपने इस बारे में सोचा कि गलती कहाँ हुई? क्या आपने इस बारे में सोचा कि पूरे 10 से 11 दिन इस रेस्क्यू में कैसे लग गए? क्या आपने इस बारे में सोचा कि क्या वजह रही कि क्यों इतना लंबा वक्त जिसको लेकर इंतजार करना पड़ा कि अब मजदूर बाहर निकलेंगे, तब मजदूर बाहर निकलेंगे? फिलहाल हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही मजदूर सकुशल उस टनल से बाहर निकल जाए। इन्हीं तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल सती सर, जो कि संयोजक हैं जोशी मठ बचाओ संघर्ष समिति के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, बड़ा एक सवाल है। जिस तरीके से देखा जाए तो जो उत्तरकाशी में हुआ, यानी उत्तरकाशी की सुरंग में जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और लोग ये भी जान रहे हैं कि अभी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात करें, आपकी खुद की समझ, क्योंकि आपने पहाड़ों को बड़े करीब से देखा है, आप समझते हैं कि पहाड़ की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या होती है। तो ऐसे में क्या वो वजह, क्या वो गलतियां रही होंगी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वो टेरेन है जहाँ ये सुरंग खोदी जा रही है, वो जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहाड़ में सब जगह जहाँ हम लोग रह रहे हैं, चाहे जोशीमठ हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, एक ही जैसा जो है हिमालय का स्वरूप है। उसमें जो है आपको एक तरह की चट्टान नहीं मिलती, यानी एक ही तरह का वो नहीं है कि आप एक तरह की चट्टान है जिसे काटते हुए आप चले जाएं। यहाँ अच्छा। हर कुछ दूरी पर जो है अलग अलग तरह की, अलग अलग प्रकृति की चट्टानें हैं, पत्थर हैं, मिट्टी है। और उसमें जब आप जो है विस्फोट करेंगे, उसको जो है विस्फोट के जरिए तोड़ेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि वो जो है केवल उसी क्षेत्र तक, उसी जगह पर सीमित नहीं रहेगा जहां आप काट रहे हैं, बल्कि उसके अगल बगल का इलाका भी उससे हिलेगा। यहाँ अच्छा। भी जितनी टनल यहाँ बनी हैं, चाहे वो जोशीमठ में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जो सुरंगें बनी, उनमें लगातार इस तरह के हादसे होते रहे। हाँ, ठीक है, उसमें जो है बहुत बार मजदूर फंसे नहीं, कई बार वो मर गए और उनकी कोई खबर नहीं बाहर पहुंची। तो वो जो है जब टनल खोदी जाती है उसके साथ साथ उसको जो है मजबूत करने के लिए उसको जो है, ताकि वो ऊपर वाला जो लूज है नीचे ना गिरे, उसको पैक करते हुए चलते हैं। यहाँ जो हुआ है उत्तरकाशी में, यहाँ जो कहा जा रहा है, मजदूरों ने जिस बात को कहा कि हम्म। 15-20 दिन पहले उन्होंने देखा कि वहां से लूज गिरने वाला है, वहां अच्छा। भूस्खलन होने वाला, ऊपर से आने वाला है, ये चेतावनी उन लोगों ने दे दी, ये इन्फॉर्म भी कर दिया। लेकिन जो है उसको पैक करने के बजाय ये आगे खोदते चले गए, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो मलबा है एक ही दिन आकर के भर भरा के नीचे गिर गया। ये कहा जा रहा है कि वहां इन्होंने उसको अटकाने के लिए कुछ गार्डर वगैरह लगाया था, वो गार्डर भी काम नहीं किया और वो भी जो है उसके साथ आ गया। वहां मशीनें भी थी वो जो दब गई हैं उसी मलबे के नीचे। तो जो है उसके लिए जो सेफ गार्ड लेने चाहिए थे, उसके लिए सुरक्षा के जो इंतजाम करने चाहिए थे, वो कुछ नहीं किए गए। यहाँ तक हम्म। कि उसके लिए अगर मजदूर कहीं फंस जाए किसी भी सुरंग में, तो उसके लिए जो है एक सुरक्षित गलियारा उसके लिए बनाया जाता है, उस तक की हम्म। वहां व्यवस्था नहीं है। और हम्म। हम तो यहाँ जितनी टनल्स हैं उनमें देखा कि भाई गैस बाहर निकलने के लिए, मलबा बाहर डालने के लिए एक अलग से जो है गलियारा बनाया जाता है। वहां बल्कि वो कह रहे हैं कि एक ह्यूम पाइप रखा हुआ था, वो अच्छा। लगाया गया था, उस पाइप को भी पहले ही निकाल दिया गया। जब वो निकाल दिया गया तो अब उनके पास बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुल अच्छा। मिलाकर के बात यह है कि हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, ये जो है भूस्खलन का जोन है।
ये क्षेत्र है, यहाँ लगातार भूस्खलन होते रहे हैं। उस इलाके में भी उत्तरकाशी के बारे में तो लगातार खबरें आती रही। तो उस इलाके में भी जहां सड़क बन रही है, जहां ये सुरंग बन रही है, वहां जो है बिना बारिश के भी, बिना किसी और प्राकृतिक उसके भी, लगातार वहां से जमीन खिसकती है, मिट्टी गिरती है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा हो चुका है। जी। तो इन सबको ध्यान में रखे बगैर अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो ये जो है निश्चित तौर पर इस तरह की आपदाओं को न्योता देगा। और अभी तो सर, ये तो है कि क्या अभी तो सर, एक मैं आपको बीच में सर रोकना चाहूंगी, क्या ये 41 मजदूरों के लिए एक ट्रैप जैसा हो गया था? अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रैप ही है। और वो ट्रैप उस समय तो है ही कि जब आपको ये सूचना दे दी गई कि ऐसा होने वाला है, और माना कि ये सूचना नहीं भी दी जाती तब भी सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां नहीं है, इसलिए भी वो ट्रैप है। और उसके बाद जब ये लोग वहां फंस गए हैं, उसके बाद भी जो है पहली प्राथमिकता कंपनी की, लोगों की, जो ये बचाव करने वाले हैं, इनकी पहली प्राथमिकता थी सुरंग को बचाना, कि हमारी सुरंग को नुकसान न पहुंचे, और बिना सुरंग को नुकसान पहुंचाए हुए इन मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इस पर सारा फोकस रहा। लेकिन अभी हमारे वहां से दो साथी लौट करके आए हैं सिलक्यारा से, इंद्रेश, उन्होंने भी कहा कि अभी भी जो प्राथमिकता दिखाई दे रही है कि सुरंग को बगैर नुकसान पहुंचाए कैसे हम जो है इनको निकालें। तो अगर जो है लोगों, वो जो मजदूर हैं वो प्राथमिक होते, उनका जीवन प्राथमिक होता, तो जी। कहा जा रहा है कि 24 घंटे में ही वो बाहर निकाल दिए जाते। अभी करते, सुरंग को नुकसान पहुंचाते और उनको पहले बाहर निकाल लेते। अभी भी जो है जब प्राथमिकता आपकी सुरंग बचाना है तो निश्चित तौर पर वो एक ट्रैप में ट्रैप, जो विकास का जो पूरा मॉडल है उसका ट्रैप, ये जो पैसे के लालच का ट्रैप, और जो यहाँ पूरे उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो खड़ा किया गया सपना है, उस सपने को बनाए रखने वाला जो ट्रैप है, उसमें मजदूर फंस गए। सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, चूंकि मेरा जो सवाल था उसमें कमोबेश आपने इसका जवाब बीच में दे ही दिया, लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि सबको जान लेना चाहिए, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं कि जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए पहले से तैयारियां होती हैं, इमरजेंसी एग्जिट एंड ऑल, जिसका आपने यू शेप जैसा बताया कि अगर कोई फंस जाए तो उस तरीके से निकल जाता है बाद में, हालांकि जी यू पाइप आपने बताया था। लेकिन एक सच चीज की 10 से 11 दिन, चूंकि आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया कि चाहते तो 24 घंटे के भीतर ही मजदूरों को निकाला जा सकता था, लेकिन 10 दिन तक सर लगातार कोशिशें हुई, मशीन्स खराब हो गई, ऑगर मशीन्स में प्रॉब्लम आ गई, फिर उसके बाद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टिल 11वें दिन तक अभी भी ये सोचा जा रहा है कि शायद 48 घंटे के भीतर वो निकल जाएंगे। तो सर ये सिचुएशन कैसे बनी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही और लापरवाही के बाद लगातार मिल रही विफलता, इस पर भी सवाल है। असल में मुख्य बात यह है कि सरकारों का, चाहे वो, हमने 2021 में बहुत नजदीक से इसको यहाँ पे तपोवन विष्णु घाट परियोजना की सुरंग में जब मलबा चला, 2021 में जब वो रेणी गंगा से जो है, ऋषि गंगा से बाढ़ आई और वहां फंस गए लोग सुरंग के अंदर, तब भी हमने देखा कि पूरे जो है कई दिनों तक वो मीडिया मैनेजमेंट या मीडिया की हेडलाइन बनाने के लिए सारी कार्रवाई हुई। अभी भी हम जो यहाँ देख रहे हैं कि वही सब चल रहा है। शुरू दिन कहा गया कि भाई 2 दिन में निकल जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा 2 दिन में हो जाएगा, वहां के एसपी ने कहा कि 2 दिन में हो जाएगा, गडकरी साहब आए वो कह रहे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, गडकरी साहब गए हुए 3 दिन से ज्यादा, 4 दिन हो गए हैं, और अभी भी जो है कहा जा रहा है कि 2 दिन में हो जाएगा। और अब तो सारी हेडलाइन इस पर बन गई है कि उनको खिचड़ी दे दिया, आज उनको नमक दे दिया। तो ये करने के बजाय वो जो है यहाँ भी जो है जिस तरह से हुआ ऋषि गंगा वाले उसमें, कि पूरा ध्यान मीडिया को भटकाने, उनको हेडलाइन देने का, और यहाँ भी यही लग रहा है कि उनको बजाय उस पर फोकस करने के कि उनको जो है कैसे हम जल्द से जल्द निकालें, इस पर फोकस करने के बजाय वो मैनेज करने का जो पूरा काम है। तो और ये आपदा प्रबंधन का, ये उत्तराखंड को ये पहली आपदा नहीं है, यहाँ तो लगातार आप देखें कि साल भर में ही कितनी आपदाएं आ जाती हैं। हर साल जो है हम आपदाओं के मुहाने पर बैठे हुए हैं। हमारे पास जो है आपदा प्रबंधन का न सिर्फ राज्य में विभाग है, जिलों में उसके लिए प्रबंधन की इकाइयां हैं, हमारे पास अलग अलग उसके लिए सेटअप बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि जब ठीक आपदा आ रही है तब हमारा सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जा रही है। वही अफरा तफरी,
वही मिसमैनेजमेंट, अभी भी वहां जो है केवल एक संस्था काम नहीं कर रही है उसके अलावा अन्य संस्थाएं भी वहां भेजी गई हैं। तीन तीन चार चार जो है भारत सरकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, और हमारे साथी बता रहे हैं वहां जो ग्राउंड पर गए, उनका ये कहना है कि उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका आपस में कोई समन्वय नहीं है, जो कि हम हर आपदा में देखते हैं कि वो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसका खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। और अभी तो बात ये है कि ये 40-41 मजदूर वहां फंसे हैं। अगर आप ये मनाइए कि वो सुरंग बन जाती कल के दिन, और वहां जी, जो है यात्रा चल रही होती, उसमें बसें चल रही होती, हजारों जी, यात्री वहां होते, क्योंकि 4 किलोमीटर की सुरंग है, तो उसमें जी, 30-40 बसें एक समय में हो सकती हैं। वो अगर बिल्कुल। फंस जाएं तब क्या होने वाला है? तो हुँ, इसलिए हमको उत्तराखंड के लिहाज से यहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो पर्यावरण है, उसके हिसाब से सोचने की जरूरत है। और ये बात नहीं है कि मैं इस बात को कह रहा हूँ कोई नई बात, ये सब लोग जानते हैं। अभी गडकरी साहब का बयान आप देखिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ की ये स्थिति है। तो आप जब जानते हैं कि यहाँ का ये भौगोलिक स्थिति ये है, तब आप क्यों इस तरह के विनाश के काम यहाँ करने जा रहे हैं? और अभी तो ये एक टनल की बात है, अभी आप देखिए कि रेलवे की कितनी सारी सुरंगें बन रही हैं। 90% वो जो पूरी रेलवे की परियोजना है सुरंग के अंदर है। जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तमाम सुरंगें बन रही हैं। तो ये पूरा सुरंगों का जाल आप बिछा रहे हैं, तो ये जो है भविष्य के विनाश का जो है हम पूरा एक खाका यहाँ बना रहे हैं, जिससे कि बचने की जी। जरूरत है, इससे निकलने की सर जरूरत जी, सर एक सवाल ये कि पहाड़ों में विकास को लेकर भी कई बार जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक खास तौर से वो चिता चुके हैं कि इस तरीके के विकास पहाड़ को नहीं शोभा देते हैं, क्योंकि वो उसकी प्रकृति ही नहीं है, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा पहाड़ ऐसे विकास। स्टिल जैसा आपने बताया कि सुरंगों का एक जाल सा बिछता जा रहा है, तो ये जिस तरीके से देखा जा रहा है, सिर्फ ये उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है या फिर अगर हम हिमाचल की बात कर ले, मतलब जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां विकास इस तरीके है। का नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो पूरा ही हिमालयी क्षेत्र, चाहे हिमाचल हो, जी, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे जो है अरुणाचल, वो पूरा जो हिमालय का पूरा इलाका है वो ऐसा ही फ्रेजाइल है, ऐसी ही स्थिति है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो सारा जो विकास का ढांचा आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, वो हिमाचल में रेप्लिकेट हो रहा है। वो वहाँ आपके सिक्किम में हो रहा है। सिक्किम में हमने देखी कि बड़ी हादसा हो गया, 4 तारीख अक्टूबर को जो है वहाँ इतना बड़ा बांध टूट गया। हिमाचल में बरसात में हमने देखा कि वहां 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, सारी सड़कें धंस गई, घर धंस गए, कितने पेड़ के पेड़ हमने बहते हुए आते हुए देखे। पूरा इलाका, मतलब जब हम यहाँ लड़ रहे थे जोशीमठ में, तो जम्मू कश्मीर में डोडा में जो है लोग माइक पर कह रहे थे कि हमारी नजर है जोशीमठ पर। यानी कि वहां भी वही घर मकान धंस रहे हैं, वहां जमीन धंस रही है, क्योंकि इसी तरह का विकास का ढांचा वहां खड़ा किया जा रहा है। जो आप अहमदाबाद में कर रहे हैं कि वहां रिवर फ्रंट बनाया, जो आप बनारस में कर रहे हैं कि उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं बनारस में रिवर फ्रंट, और वही आप बद्रीनाथ में और केदारनाथ में कर रहे हैं। तो ये अलग हम्म। टेरेन है, ये अलग तरह की प्रकृति है। यहाँ इस तरह के विकास नहीं चलेंगे, और न वो स्थायी होंगे, न यहाँ के लिए सुरक्षित होंगे। हाँ सर, अब हम जरा जोशीमठ पर आते हैं। जब जोशीमठ में लोगों के घर दरक रहे थे, जमीन दरकने लग गई, मकान दरकने लग गए, उस समय कई तरीके की बातें सामने आई, लेकिन कॉमन बात यही थी कि पहाड़ों में विकास, पहाड़ बर्दाश्त ज्यादा नहीं करता। अब जो स्थिति है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर चिता रहे हैं कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, इसी तरीके से कटाई होती रही, इसी तरीके से सुरंगें बनती रही, इसी तरीके से रास्ते बनते रहे, इसी तरीके से विस्फोट होता रहा पहाड़ों को तोड़ने के लिए, तो आने वाले दिनों में जमीन के भीतर, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश समा जाएगा। सर आप खुद इन चीजों को देखते समझते हैं और आप अक्सर इन चीजों को लेकर जागरूकता भी फैला रहे हैं। आप खुद क्या कहना चाहते हैं सरकार से भी और आम लोगों से भी, और उन लोगों से भी जो इस तरीके के विकास को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं? जाहिर है देश को विकास चाहिए, लेकिन वो विकास किसी की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देखिए, हम तो सोचते थे, हम समझते थे कि जोशीमठ में जो कुछ हुआ, मतलब एक पूरा ऐसा नगर जिसकी कि एक ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, जो है जिसका पूरा एक 1,500 साल का इतिहास है इस शहर का, और ये सीमा का अंतिम नगर भी है। इस तरह से आप देखें तो स्ट्रेटेजिकली भी, रणनीतिक दृष्टि से भी इस नगर का महत्व है। ऐसे शहर को, ऐसे नगर में जब ऐसी आपदा आ गई कि वो पूरा जो है आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उसके अस्तित्व पर संकट आ गया है, तब हमको चेत जाना चाहिए था। हमको चेत जाना चाहिए था तब, जब 2013 में इतनी बड़ी आपदा आई जिसमें हजारों लोग मर गए।
हमको चेत जाना चाहिए था तब जब 2021 में 200 से ज्यादा लोग जो है यहाँ ऋषि गंगा नदी की बाढ़ में मर गए। इसके अलावा 91 का भूकंप है, 98 का भूकंप है, छोटी छोटी तमाम आपदाएं, और ये सड़क की वजह से मरने वाले लोगों की, अगर आप केवल ऋषिकेश से बद्रीनाथ की जो सड़क है उसके हादसों की गिनती करें तो हजारों लोग पिछले 10 साल में जो है उस हादसे का शिकार हो चुके हैं, सड़क की कमी की वजह से, भूस्खलन की वजह से, सड़क के धंसने की वजह से। तो लिहाजा जो है ये जो चेतावनियां लगातार हमको मिल रही हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए था, लेकिन हम इनसे सबक लेने को तैयार नहीं। तो अगर हम सबक नहीं लेंगे और ये वाला जो विकास का ढांचा हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं इसी को विकास मानेंगे, बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, बहुत ज्यादा रेलवे का नेटवर्क, तो ये यहाँ का विकास नहीं है। यहाँ तो विकास था कि यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं होती, यहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती, यहाँ रोजगार के अच्छे साधन होते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। सारे अस्पताल खाली पड़े हुए हैं, अस्पतालों में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, पूरे पहाड़ में आप चले जाइए कहीं नहीं। और शिक्षा की हालत लगातार बदतर होती जा रही है, रोजगार नहीं है जिसकी वजह से पलायन बढ़ा है, कृषि की हालत खराब है, कृषि पर जो है जंगली जानवरों का हमला है, हमारी जो जिस खेती पर हम लोग निर्भर रहे पीढ़ियों से वो खेती खत्म हो रही है, उस पर ध्यान नहीं है। तो ये विकास होता, लोगों का विकास, जनता का विकास, जिसके लिए हम लोग लड़े, राज्य के आंदोलन में रहे। तो हमने तो नहीं कहा कि आप मत बनाइए पनबिजली परियोजनाएं, बनाए छोटी परियोजनाएं, यहाँ के लोगों तक जो पहुंचे। आप बड़ी परियोजना बना रहे हैं जिसमें बड़ा पैसा है और जब बन जा रही है तो उसका तो बिजली हमको नहीं मिल रही है, उसका लाभ तो नहीं मिल रहा है। जोशीमठ में बिजली बन रही है वो तो ग्रिड में जा रही है, पूरा जोशीमठ अंधेरे में रहता है और नीचे वो बिजली जाती है। वो जो पानी यहाँ से बांध के जरिए अगर वहां जाएगा तो वहां जा रहा है, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है उसका। तो विकास किसके लिए, ये पूछे जाने की जरूरत है। किसका विकास, कैसा विकास, किस तरह का विकास? तो उसकी अगर हमारी परिभाषा नहीं बदलेगी तो निश्चित तौर पर हम एक महाविनाश के मुहाने पर खड़े हैं। वैज्ञानिक लगातार इसकी चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय में पिछले 100 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, और अगर वो आया तो हम बड़ी तबाही की जो है ये इबारत लिख रहे हैं, इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। सर बहुत अच्छी जानकारी दी, और मुझे लगता है कि ये सबको जानना जरूरी था कि किसको 41 जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको खाना मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है। इसके बावजूद हमको ये भी जानने की जरूरत थी कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे और कहाँ लापरवाही रह गई और क्यों इतना वक्त लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारियां देने के लिए। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हर एक खबर के पीछे का पहलू ढूंढने की कोशिश करें। ये जो पहलू था आपकी तरफ से हमने ढूंढा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं वो बाहर निकले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।